जनरल फैज़ जो हैं वो कुछ ऐसे सियासतदान जिनका ताल्लुक उस ज़माने में अपोजिशन से था, मैं 2019-2020 की बात कर रहा हूँ। तो जो सियासतदान अपोजिशन में हो वल्नरेबल होता है, उसको तंग करना आसान होता है, और बिजनेसमैन जो है वो भी वल्नरेबल होता है, उसको भी तंग करना आसान होता है। तो ये जनरल फैज़ क्या करते थे, बतौर डीजी आईएसआई इन्होंने सिर्फ टॉप सिटी के मालिक को लूटने की कोशिश नहीं की, इन्होंने और भी बहुत से जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रेशराइज करके उनसे अरबों रुपए उनसे लूटे, ज़बरदस्ती छीने। और उन्हीं में एक अहम सियासी शख्सियत जो कि इस वक्त सेनेटर है, ताल्लुक़ उसका मुस्लिम लीग नून से है, इन्होंने उनको भी ब्लैकमेल किया और उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनवा कर और उनसे भी पैसे लिए। और फिर जब उनके बेटे की शादी आई तो ये जनरल फैज़ ने उनको मैसेज भेजा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जो है वो अपनी शादी वाले दिन गिरफ्तार ना हो, तो मेरा सबॉर्डिनेट आ रहा है, वो आपको रकम बताएगा, आपने उसको रकम देनी है। और आप जानते हैं कितनी रकम ली? सिर्फ उस सियासतदान के बेटे को अपनी शादी में शिरकत की इजाज़त पे इन्होंने 13 करोड़ रुपया वसूल किया उससे, ज़बरदस्ती। अब क्या करते वो साहब, उन्होंने दे दिया। अब वो बेटा भी एमएनए, अब वो भी मुस्लिम लीग नून का है, सेनेटर भी मुस्लिम लीग नून का, एमएनए भी मुस्लिम लीग नून का। तो इनको बताना चाहिए जाके नैब को कि नहीं बताना चाहिए, और जनरल फैज़ के खिलाफ केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा। मैं इसलिए नाम नहीं बता रहा कि वो कारोबारी लोग हैं और हो सकता है उनको पसंद ना आए कि मैंने उनका नाम ले लिया है, लेकिन अगर मुझसे नैब पूछेगी तो मैं नाम बता दूंगा, क्योंकि इस तरह के जो करप्ट लोग हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे एक बिजनेसमैन ने बताया कि उससे भी इसने 5 अरब रुपया ज़बरदस्ती छीना, और बकौल उस बिजनेसमैन के ये रकम छीनते हुए बिल्कुल नहीं घबराता था। और जब इसके बाद 30 अरब रुपया इकट्ठा हो गया तो इसने वो एक हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। इसके अलावा एक साहब यूएई में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, उनको भी ये लूटता रहा है। तो इस बंदे की लूट मार की दास्तानें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि मैं 3-4 घंटे तक आपको बता सकता हूँ। इसलिए कि जब मेरे पर पाबंदी थी, जो तकरीबन 9 महीने पाबंदी रही, तो मुझे तो कोई काम नहीं था, मैं तो इसी की इन्वेस्टिगेशन करता रहता था कि ये बंदा जो है ये क्या कर। तो जैसे जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन करता मुझे पता चला कि ये तो बंदा जो है ये न सिर्फ लुटेरा है, बहुत बड़ा गज़ब लुटेरा है, बल्कि ये तो पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर भी कब्ज़ा करना चाहता है, ये आइन भी मुअत्तल करना चाहता है, ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ख़त्म करके ये पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना चाहता है। और फिर ये जो बैकडोर चैनल से जो इंडिया के साथ मामला चल रहे थे, वो मोदी साहब को भी जो पाकिस्तान के दौरे पे राज़ी किया गया, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। कश्मीर का मसला 15 साल के लिए फ्रीज़ करना, इजराइल के साथ दोस्ती की कोशिशें, इन सारे मामलात में जनरल बाजवा साहब का नाम आता है, लेकिन जो पीछे एक साइलेंट ऑपरेटर था वो जनरल फैज़ था। और जनरल फैज़ को बहुत सी जो गैर मुल्की ताकतें हैं उनकी भी आशीर्वाद हासिल थी। और इसीलिए मुझे एक मौके पर यह महसूस हुआ कि ये जो जनरल फैज़ जो है ये अल्टीमेटली जब आर्मी चीफ बन जाएगा तो उसके बाद पहला काम ये करेगा कि आर्मी चीफ बन के सबसे पहले इमरान खान की छुट्टी करवाएगा, उसके बाद इक़्तिदार पे ख़ुद कब्ज़ा करेगा, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लेके आएगा, और फिर जिन इंटरनेशनल पावर्स को इसने पहले से ऑन बोर्ड किया हुआ है वो इसकी सपोर्ट करेंगी। तो एक बहुत बड़ा ये एक मंसूबा था जिससे पाकिस्तान भी बच गया, और मैं ये समझता हूँ कि इन दी लॉन्ग रन तहरीक इंसाफ भी बच गई है। लेकिन अभी इन दी शॉर्ट रन जब जनरल फैज़ की सियासत में मुदाखलत के मामलात डिस्कस होंगे तो तहरीक इंसाफ का नाम आएगा। इसलिए कि जो 9 मई को जो कुछ भी हुआ था वो फ़ौज के अंदर एक बगावत करवाने की साजिश थी।